हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी मेन्स एग्जाम्स लोअर पीसीएस के जो है टॉपिक वाइज आपदा प्रबंधन, पर्यावरण पारिस्थितिकी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो उसमें साइंस टेक्नोलॉजी का जो है टॉपिक हो चुका था। इसके अलावा पर्यावरण आपदन पर्यावरण और जो है पारिस्थितिकी से संबंधित टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट हो चुका है। तो आज हम इसमें बेसिकली बात करेंगे आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और इस बुक में काफ़ी सारा दिया हुआ है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं 2025-26 के परिप्रेक्ष्य में, तो उनको हम आपदा प्रबंधन से रिलेटेड देखने वाले हैं। ठीक है, बूस्टर सीरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, पर्यावरण प्रदूषण का, तो ज़रूर देखिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, यहाँ आज हम शुरुआत करने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के कुछ प्रमुख फैक्ट 2025-26 के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। ठीक है, तो राज्य एवं आपदा राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष प्रमुख फैक्ट। अब पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो हम ऐसे ही बात करते चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जैसे दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष यानी कि एनडीएमएफ का गठन कब हुआ, तो 5 फरवरी 2021 को इसको किया गया था। 15वां वित्त आयोग ने पहली बार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु पृथक वित्तीय आवंटन की सिफारिश की। वित्त आयोग अवधि 2021 से लेकर 2026 के लिए एनडीआरएमएफ हेतु 68,463 करोड़ रुपए और एसडीआरएमएफ हेतु जो है 1,60,153 करोड़ रुपए आवंटन की सिफारिश किया गया है। तो ये याद रखिएगा चीज़ें। इसके अलावा एसडीआरएमएफ के कुल आवंटन का 80% राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ और 20% जो है राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष यानी एसडीएमएफ के लिए निर्धारित है। एनडीआरएमएफ के कुल आवंटन का 80% जो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष और इसके अलावा 20% जो है राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के लिए जो है निर्धारित। तो 80-20 दोनों में चीज़ें लागू हो जाती हैं। एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य अंशदान सामान्यतः सामान्य राज्यों के लिए 75:25 का है, पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 का होता है रेशियो। एनडीआरएफ का वित्त पोषण पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब 18 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश को एसडीआरएफ के तहत जो है कुछ आवंटित राशि, जैसे कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश के लिए राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत कुल 2,388 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इसमें केंद्र सरकार का अंश था 1,791.2 करोड़ और राज्य सरकार का अंश था 596.8 करोड़। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ की प्रथम किस्त के रूप में 1748.4 करोड़ रुपए जारी कर दिया गया है। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करें यानी कि यूडीएमए, ये धारा 41A में जोड़ा गया है। धारा 41A के तहत इसको जोड़ा गया है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, राज्य सरकारों को राज्य की राजधानी तथा नगर निगम वाले सभी शहरों में अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यूडीएमए गठित करना अनिवार्य कर दिया गया है। अपवाद के स्वरूप में दिल्ली में जो है ये लागू नहीं है। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जो है अपवाद स्वरूप हैं, इसमें जो है नहीं, अनिवार्य नहीं है। चलिए, उद्देश्य क्या क्या होंगे इसके। उद्देश्य में इसमें है शहरी आपदाओं का प्रबंधन करना, जो शहरी आपदाएं हैं उनका प्रबंधन करना, नियोजन करना। ठीक है, बाढ़ है, लू यानी कि हीट वेव है, जैसी शहरी जो विशिष्ट आपदाएं पर ध्यान देना, शहरी योजना एवं उसके कार्यान्वयन का समन्वय करना। तो ये 3 उद्देश्य हैं इसके, मुख्य रूप से याद रखिएगा। अब तक केवल कर्नाटक प्रथम राज्य है, इसने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के लिए जो है यूडीएमए गठित किया है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब भारत की वैश्विक पहल डिजास्टर मैनेजमेंट, पहला है सीडीआरआई। इसका पूरा नाम क्या है? कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीडीआरआई। तो ये जितने शॉर्ट फॉर्म है इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसी से बन जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। कि आप जैसे सीडीआरआई है तो सीडीआरआई में डी का अर्थ क्या है या फिर आर का अर्थ क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें
ध्यान रखनी है और तैयार रखनी है। चलिए, इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 23 सितंबर 2019 को हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन, ये न्यूयॉर्क के तहत आता है। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसमें टोटल सदस्य देशों की संख्या तो 53 देश हैं इसमें, और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इससे जुड़े हुए हैं। प्रमुख मानवीय सहायता अभियान की बात करेंगे तो 2 अभियान याद रखिएगा इसमें, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन दोस्त जो है ये तुर्की एवं सीरिया में जो हुआ था उसमें चलाया गया था भारत के द्वारा, और ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में चलाया गया था। ठीक है, म्यांमार से रिलेटेड है। पीआईबी तिथि अगर बात करें 16 दिसंबर 2025 में, तो इसमें उच्च स्तरीय समिति ने 507.37 करोड़ की मंजूरी दी। समिति के अध्यक्ष थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। राष्ट्रीय आपदा शमन कोष की शुरुआत हुई 2021 में। परियोजना 20 राज्यों के 81 आपदा प्रवण जिलों को कवर करेगी। ठीक है, 20 ग्राम पंचायतों को प्रमुख आपदाओं पर आधारित मॉडल पंचायत के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी DRR को पंचायती राज शासन व्यवस्था में बॉटम अप दृष्टिकोण से एकीकृत करना भी इसका काम है। अब कुछ वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुछ चीज़ें जारी की गई हैं कोष, तो वो याद रखिएगा। जैसे कि SDRF के लिए 16,118 करोड़ रुपए 28 राज्यों को दिया गया। NDRF के लिए जारी किया गया 2,854.18 करोड़ 18 राज्यों को प्रदान किया गया। SDMF की बात करेंगे तो इसमें जारी किया गया 5,273.6 करोड़ 21 राज्यों को दिया गया। NDMF की बात करें तो 1,423.06 करोड़ ये 14 राज्यों को प्रदान किया गया है। तो ये वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुछ जारी राशि है जो कि याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन नीति, उत्तर प्रदेश स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी को 12 जनवरी 2011 में लागू किया गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा संडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसको ध्यान में रखिएगा। ये 2015 से 2030 के लिए जो है लागू किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है, जो कि जापान का एक सेंडाई शहर है जहाँ पे ये चीज़ें हुई थी जो है, तो उसी के नाम से सेंडाई फ्रेमवर्क को जो है कर दिया गया है, ये नाम रखा गया सेंडाई। ठीक है, और ये जो सेंडाई है ये ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर कोएक्शन जो आया था 2005 से 2015 तक, तो उसी का ये जो है जगह पर सेंडाई फ्रेमवर्क आया, जो कि 18 मार्च, इसके बारे में जान लीजिए। 18 मार्च 2015 को जो है ये जारी हुआ था, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो जापान का सेंडाई जगह पर जो है इसकी स्थापना किया गया था, और इसे 187 जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश हैं उन्होंने अपनाया हुआ है। ठीक है, इसकी अवधि 15 साल के लिए है, 2015 से लेकर 2030 तक। मुख्य लक्ष्य क्या है? 2030 तक आपदा जोखिम और उससे होने वाले नुकसान को काफ़ी कम करना, जैसे कि जीवन की हानि है, या आजीविका और स्वास्थ्य की हानि है, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरण नुकसान है, ये सभी चीज़ें इसमें जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। 4 इसमें प्राथमिकताएं दी गई हैं, याद रखिएगा। आपदा जोखिम को समझना, दूसरा है आपदा जोखिम प्रबंधन और शासन को मजबूत करना, तीसरा है जोखिम न्यूनीकरण में निवेश बढ़ाना, चौथा इसमें है आपदा तैयारी और पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत अपनाना। तो इसका एक सिद्धांत है, इसका प्रमुख नारा है क्या है? बिल्ड बैक बेटर, BBB, ये याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है, तो ये सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित? सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित है। तो ये चीज़ें सभी याद रखिएगा। ये ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो 2005 से 2015 तक आएगा, उसका ये उत्तराधिकारी है, कुल मिला के ये ध्यान रखिए। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। अब आगे कुछ पॉइंट हैं, जो पॉइंट इस तरीके से कुछ दिया गया है। भारत में विकास और पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और जलवायु कार्रवाई पर कुछ प्रमुख तथ्य और उपलब्धियां दिया गया है, तो इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। अब देखिए, पहला यहाँ पे जो दिया गया इसका परिचय, तो भारत 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास को एक दूसरे को मजबूत करने वाले स्तंभ मानता है, और जलवायु परिवर्तन को दूर का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान विकास की वास्तविकता मानकर सक्रिय समन और अनुकूलन की नीति अपनाई गई है। इसके अलावा भारत जलवायु न्याय, समानता और संवहनीय विकास की वैश्विक आवाज़ है। तो ये कुछ इसके दृष्टिकोण है, चीज़ें हो गई। अब इससे संबंधित जैव विविधता संरक्षण क्या है, ये देख लेते हैं। देखिए, जैव विविधता संरक्षण जो है, इसमें कुछ चीज़ें दी गई, जैसे कि भारत 17 मेगा डाइवर्स देशों में सम्मिलित हो गया है, शामिल है, जिसमें विश्व की 2.4 भूमि पर
लगभग 8% प्रजातियां निवास करती हैं, जिसमें 96,000 प्लस पशुएं हैं और 47,000 प्लस पादप प्रजातियां हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। इसके अलावा जैव विविधता अधिनियम 2002 का मुख्य कानून CBD 1992-94 का सदस्य। तो CBD क्या है? CBD की अगर बात करते हैं, CBD, ठीक है, तो ये क्या चीज़ें हैं? तो ये है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ये होता है CBD, यानी कि जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD कहा जाएगा, जो कि ये जैविक विविधता के संरक्षण उसके सतत उपयोग से जुड़ी एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान 5 जून 1992 को 5 जून 1992 को जो है क्या हुआ, इसमें हस्ताक्षर के लिए खोला गया था और 29 दिसंबर 1993 को ये लागू हुआ, ठीक है। CBD के 3 मुख्य उद्देश्य जिसमें जैविक विविधता का संरक्षण करना, घटकों का सतत उपयोग करना, लाभों का निष्पक्ष और न्याय संगत बंटवारा करना। इसके अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो इसमें कार्टाजेना प्रोटोकॉल आता है जो 2000 में हुआ, ठीक है। इसके अलावा नागोया प्रोटोकॉल भी इसी के अंतर्गत आता है। तो 2 मुख्य प्रोटोकॉल हैं जो CBD के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें तो राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना जो चला 2024 से 2030 तक बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं? COP16 जो कोलंबिया के कैली शहर में 2024 में लॉन्च किया गया। अब COP16 की बात करेंगे तो ये CBD का COP16 है, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो कि ये 16वां हुआ था, 16वीं बैठक हुई थी CBD की जैव विविधता संरक्षण के इतिहास में। तो ये हुआ था कोलंबिया का शहर कैली में, ठीक है, 2024 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 के मध्य हुआ था। इसके कुछ सत्र जो है बाद में फरवरी 2025 में रोम में आयोजन हुआ था, ठीक है। कुछ चीज़ें रह गई थी जो रोम में फरवरी 25 में आयोजन हुआ। अब COP16 की बात करेंगे तो इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था? 2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना, 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य रखना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें इसमें रखी गई थी, काम की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। और 23 मंत्रालय और हितधारकों के साथ पूरी सरकार, पूरे समाज का दृष्टिकोण इसमें बनाया गया। कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क के अनुरूप है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल जो है फ्रेमवर्क, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क की समीक्षा की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 में ये COP15 जो हुआ था, COP15 के दौरान अपनाया गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल जैव विविधता फ्रेमवर्क के बाद ये जो है पहली बैठक थी और इसमें देशों के द्वारा अपने राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा किया गया था। तो ये COP16 का मुख्य उद्देश्य था जिसमें इस फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई थी COP16 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। कुछ मुख्य पर्यावरण कानून हैं, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, ये इससे पूछ लिया जाता है कि तो आपको ये ध्यान में रखना है। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया? 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में। मिलान करने में भी आ सकता है, तो आपको इसको डेट को याद रखना, ठीक है। सीरियल वाइज लिखा हो, सीरियल वाइज अब ऐसे रट लीजिए। पर्यावरण आया इसके बाद, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जिसको छाता विधान के नाम से जानते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002 आया, इसको भी याद रखिएगा। तो ये सभी चीज़ें आपको इससे एग्जैक्ट याद रखनी, मिलान करने में पूछा जा सकता है, पूछते भी हैं। चलिए अब कुछ संरक्षित क्षेत्र और प्रमुख प्रोजेक्ट हैं 2025 तक के जिसमें शामिल है। संरक्षित क्षेत्र तो 2014 में 745 और 2025 में 1134 जो है संरक्षित क्षेत्र की संख्या हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत किया गया भारत में, ठीक है, 1973 में। इसमें 2014 में 46 और 2025 में 58 टाइगर रिजर्व थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2022 की जब गणना किए गए तो 3167 बाघ थे, लेकिन अभी अगर रिलेटेड दिया जाए 2026 में नवीनतम आंकड़ा में तो 3682 बाघ हैं टोटल, ये याद रखिएगा, ठीक है। 3682 बाघ। सबसे ज़्यादा बाघ किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में। कितना है? 785 बाघ है मध्य प्रदेश में, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये चीज़ें याद रखिएगा। 785 जो बाघ हैं ये कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। इसके बाद दूसरे नंबर पर कर्नाटक आता है। कर्नाटक में अगर हम देखें तो कितने बाघ हैं? 563 बाघ हैं। तीसरे पर उत्तराखंड, चौथे पर महाराष्ट्र आता है।
तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसमें 26 पहले था, अब 33 अभ्यारण्य हो गए हैं और 150 हाथी गलियारे बनाया जा चुका है। इसके बाद फिर आता है प्रोजेक्ट चीता। इसकी शुरुआत कब हुई? तो 17 सितंबर 2022 को हुआ था। इसकी शुरुआत, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए गए पहले 8 अफ्रीकी चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। तो ये चीज़ें हैं। इसमें 2025 तक की बात करेंगे तो गांधी सागर आदि कुल 30 चीते इसमें सम्मिलित हैं। भारत में 19 चीते जन्मे, लेकिन अभी नवीनतम आंकड़ा देखें तो इसमें कुल 53 चीते हो गए हैं भारत में। ठीक है, भारत में क्या है, 53 चीते हो गए हैं और भारत में जन्मे शावकों की संख्या कितनी हो गई है? टोटल 30 हो गई हैं। तो ये नया आंकड़ा है जो याद रखिएगा 2026 के परिप्रेक्ष्य में। फिर अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और हिम तेंदुओं की संख्या। इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। कब शुरुआत हुआ था? 2009 में हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था हिमालय और उच्च हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में हिम तेंदुओं और उनके प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना और उनके स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना। अब इसके अनुसार जो रिपोर्ट निकाला गया, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? 718 अनुमानित किया गया है। ठीक है, और 2019 से 2023 की 2025 में दूसरी जनगणना हुई थी इसकी। 718 में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में पाया जाता है? तो लद्दाख में सबसे ज़्यादा है। लद्दाख में 477 जो है हिम तेंदुआ वहाँ पर पाए जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। तो ये चीज़ें होगी। फिर आते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की बात करेंगे तो ये शुरुआत कब किया गया? तो 15 अगस्त 2020 को शुरुआत किया गया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन, जो कि ये भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा किया गया था। ठीक है, और 15 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। कुल इसकी संख्या कितनी है? 6327 है कुल संख्या इसकी, ये याद रखिएगा। डॉल्फिनों में 6327 है। ठीक है, इस कुल संख्या में 6324 गंगा नदी की डॉल्फिन है और 3 जो है सिंधु नदी की डॉल्फिन है। तो ये भी याद रखिएगा। 2026 में दूसरा सर्वे अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। चलिए, इंटरनेशनल बिग कैट समझौता, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी कि IBCA जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IBCA, बिग कैट अलायंस, जो कि ये दुनिया भर की बड़ी बिल्लियां और उनकी प्रजातियां उनके प्राकृतिक आवास को संरक्षण के लिए भारत में बनाया गया प्रमुख संगठन। तो याद रखना जरूरी है। घोषणा इसकी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को किया गया। 9 अप्रैल 2023 को जो है शुरुआत किया गया था, घोषणा की गई थी इस अलायंस की। कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर यह किया गया था। और इसके बाद 23 जनवरी 2025 को फ्रेमवर्क समझौते के लागू होने के बाद यह आधिकारिक तौर पर एक पूर्ण संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन बन गया। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? नई दिल्ली में। इस संगठन या समझौता का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, भारत में स्थित है। ठीक है, इसमें 7 प्रमुख जो बड़ी प्रजातियां हैं बिल्ली की, उनको संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आपका बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा आते हैं। तो 2025 में टोटल इस यहाँ पे देखें तो 18 सदस्य 2025 तक इसमें हो चुके हैं। 18 देश इसमें जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए, वन्यजीव सप्ताह 2025। वन्यजीव सप्ताह 2025 की बात करें, देखो वन्यजीव सप्ताह हर वर्ष कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर से शुरुआत होता है और ये 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। तो 2025 की बात करते हैं, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसके फ्रेम में दिया गया है कि डॉल्फिन चरण 2 शुरुआत किया गया, स्लॉथ बियर, घड़ियाल आदि परियोजनाएं 2025 के थ्रू इसमें स्टार्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगला पॉइंट कुछ पारिस्थितिक तंत्र बहाली से संबंधित देख लेते हैं। जैसे कि जैव मंडल रिजर्व की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे दिया गया टोटल 18 है, 91,425 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 13 यूनेस्को WNBR का है, वर्ल्ड नेटवर्क फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, यानी बायोस्फीयर रिजर्व का वैश्विक नेटवर्क यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर यानी कि MAB, मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत संचालित होने वाला प्रमुख एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। WNBR की अगर हम बात करेंगे, इसकी स्थापना तो शुरुआत कब किया गया? यूनेस्को द्वारा 1971 में शुरुआत किया गया था। ठीक है, WNBR का। तो इसके तहत अगर हम देखें 2025 में कोल्ड डिजर्ट तो हिमाचल में जो है स्थित है कोल्ड डिजर्ट, उसको जो है सम्मिलित किया गया है। अब दुनिया भर के अगर देखा जाए तो 145 देशों में कुल 797 इसमें जो है बायोस्फीयर रिजर्व सम्मिलित हैं।
भारत में 18 जो है क्या है अधिसूचित है बायोस्फीयर रिजर्व, और इनमें से कोल्ड रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश वाला है वह सहित जो है कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को के इस वैश्विक नेटवर्क WNBR में हिस्सा बन चुका है। ठीक है, भारत का पहला WNBR में शामिल होने वाला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो वो उसका नाम क्या है, नीलगिरी। क्या नाम है उसका, नीलगिरी। ये पहला था भारत का जो WNBR में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था, सन 2000 में। ठीक है, कब शामिल हुआ था, सन 2000 में सम्मिलित हुआ था। तो ये चीज़ें हो गई। एक पेड़ माँ के नाम 2024 में शुरू हुआ, दिसंबर 2025 तक 262 करोड़ इसमें पौधे लगाए जा चुके हैं इस अभियान के तहत। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरुआत किया गया था। आर्द्रभूमि और तटीय, अगर हम देखें तो रामसर साइट की यहाँ पे बात करा जा रहा है। ठीक है, रामसर साइट, भारत में रामसर साइट की अगर बात करते हैं तो देखिए रामसर कन्वेंशन क्या है, तो ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण उनके विवेकपूर्ण उपयोग के लिए की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। स्थापना इस पर जो है 2 फरवरी, रामसर साइट की स्थापना कब हुई, 2 फरवरी 1971 को हुआ। ठीक है, ये ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पर हस्ताक्षर किया गया, इसलिए रामसर कन्वेंशन इसलिए कहा जाता है। और इसीलिए 2 फरवरी को हर वर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। भारत कब इसमें शामिल हुआ था, तो 71 में ये बना, और 1982 मतलब कि 11 साल बाद जो है 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें सम्मिलित हुआ, इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया था। कुल भारत में रामसर साइटों की संख्या यहाँ पे 98 दिया गया, लेकिन अभी टोटल 100 हो गया। ठीक है, लेटेस्ट डाटा के अनुसार रामसर साइट टोटल भारत में 100 हो गया है। ठीक है, सर्वाधिक रामसर साइट वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो वो तमिलनाडु है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। एशिया में नंबर 1 है भारत, एशिया में नंबर 1 है। सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड जो कि कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, और तमिलनाडु का बेमलूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, दोनों क्षेत्रफल के मामले सबसे छोटे हैं। सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल पश्चिम बंगाल का सुंदरवन वेटलैंड है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बनने वाली साइट की बात करें तो ओडिशा की चिल्का झील सबसे पहली बनी थी 1981 में, जब सम्मिलित हुआ था भारत तब ये बनाया गया था। और इसके अलावा राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है पहली रामसर वेबसाइट है जो बनाई गई थी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद मिष्टी योजना। मिष्टी योजना से तो लेखपाल में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मिष्टी योजना की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम मिष्टी का क्या है, मिष्टी का पूरा नाम याद रखिएगा, मिष्टी का है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स, इसी का एक फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स है, जो कि ये क्या है, देश के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनों के संरक्षण और संवर्धन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी शुरुआत 2023-24 में हुआ। ठीक है, 2023-24 में बजट के दौरान इसी घोषणा किया गया था, जो कि 5 जून 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, ये पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 2025 में 4536 हेक्टेयर बहाली किया गया, 22,500 हेक्टेयर इसमें चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय तटीय मिशन की बात करते हैं तो ये क्या है, 2025 से 31 तक इसको बढ़ाया गया, 767 करोड़ इसका 2025-26 में इसमें आवंटन किया गया है। ठीक है, और राष्ट्रीय तटीय मिशन की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2014 में। चलिए ब्लू फ्लैग बीच जो दिया गया, इसमें 18 तटीय स्थल प्रमाणित हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए जलवायु कार्रवाई और ऊर्जा संक्रमण की बात करते हैं। यहाँ पे NAPCC 8+ मिशन इसमें सम्मिलित हैं। सौर ऊर्जा दक्षता, हरित भारत आदि से रिलेटेड है। NAPCC क्या है, नेशनल एक्शन फॉर, ठीक है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका जो है क्या है, पूरा नाम है, भारत सरकार द्वारा देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया रणनीतिक पहल। कब शुरू हुआ, 30 जून 2008 को ये शुरुआत किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो इसमें अपडेट जो है, ये चीज़ें अपडेट किया गया। इसके अंतर्गत 8 मिशन है। नेशनल सोलर मिशन उसमें पहला आ जाता है, दूसरा आ जाता है राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन। ठीक है, नेशनल सोलर मिशन NSM, दूसरा इसमें आता है NMEEE है, मतलब नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी एफिशिएंसी। तीसरा इसमें मिशन कौन सा शामिल है, NMSH यानी कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। चौथा मिशन इसमें कौन सा शामिल है, NWM मतलब राष्ट्रीय जल मिशन या नेशनल वाटर मिशन कह सकते हैं। पांचवा मिशन इसमें कौन सा है,
ये पांचवा मिशन है, यानी कि हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए ये राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है। इसके अलावा फिर हरित भारत मिशन, नेशनल नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया GIM, इसमें शुरू किया गया। फिर इसके बाद सातवां मिशन इसमें है NMSE, ये है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए है, कृषि के लिए। फिर आता है सबसे आठवां NMSKCC, ठीक है। ये 8 मिशन है। जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक विज्ञान का जो है रणनीतिक ज्ञान का मिशन, यानी नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये हो गया। तो ये आपके 8 मिशन इसके तहत जो है सम्मिलित किए गए हैं, चलाया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। NDC की बात करें 2022 में इसका अपडेट क्या दिया गया है, 2022 तक अपडेट, 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है, 50% तक गैर जीवाश्म बिजली के लिए जो है कम करना है 2025 तक, पहले ये हासिल भी कर लिया गया। NDC क्या है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, इसका फुल फॉर्म है, जो कि इसे पेरिस समझौता के तहत जो है 5 साल में सभी सदस्य देशों को अपने नए और अधिक महत्वाकांक्षी NDC की महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क को सौंपने होते हैं। ये चीज़ें हो गई। LTLETS 2070 तक नेट जीरो इसमें अपनाया गया। LTLETS क्या है, लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसका फुल फॉर्म है, जो कि ये पेरिस समझौता के तहत जो है इसको अपनाने जाने वाली दीर्घकालिक योजना है। इसमें मुख्य बात करेंगे तो COP27 जो हुआ था, ठीक है, COP27 जो हुआ कहाँ पे, शर्म अल शेख में, नवंबर 2022 में मिस्र में आयोजित हुआ था। उसके दौरान संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क को सौंपी गई थी, ठीक है। इसमें नेट जीरो गोल रखा गया। इस रणनीति का क्या है, 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना इसका मेन जो है उद्देश्य है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये 2030 तक इसमें 5 MMT उत्पादन का लक्ष्य इसमें रखा गया है, ठीक है। इसके बाद स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धियां 31 जनवरी 2026 तक देखें तो कुल स्थापित क्षमता तो 5,20,511 मेगावाट क्षमता है। गैर जीवाश्म क्षमता इसमें 2,71,969 मेगावाट यानी 52% आता है, और नवीकरणीय क्षमता में 2,63,189 मेगावाट यानी कि 50%, 50.6% इसकी क्षमता आती है। तो तीनों डाटा याद रखिएगा। चलिए अगला है मिशन लाइफ और प्रदूषण नियंत्रण। मिशन लाइफ जो है 2025 तक, दिसंबर 2025 तक 6 करोड़ प्लस लोग और 34 लाख प्लस कार्यक्रम, 4.96 करोड़ लोग जो है संकल्प लिया गया है। स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 शहरों में सुधार हुआ है। कई शहरों में PM10 में 20 से 40% की कमी आई। फ्लाई ऐश उपयोग में 2024-25 में 340 मिलियन टन उत्पन्न हुआ, ठीक है। इसमें 332.63 मिलियन टन का उपयोग किया गया, लगभग 97% प्लस के तहत। रिसाइकलिंग की बात करेंगे इसमें तो प्लांट 829 थे रिसाइकलिंग प्लांट 2019-20 में, इसमें 3,336 हो गए 2024-25 में, ठीक है। EPR विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, इसमें प्लास्टिक की कचरा आज दिसंबर 2025 तक बड़े पैमाने पर रिसाइकलिंग किया गया, ठीक है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय भूमिका से रिलेटेड अगर देखें तो ISA एक विश्व एक सूर्य एक ग्रिड का नेतृत्व करता है, ISA, ठीक है। ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका फुल फॉर्म है, जो कि सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसको शुरुआत किया गया था। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति से फ्रांसवा ओलांद, उनके संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को ये पेरिस में आयोजित हुआ था। क्या पेरिस में आयोजित हुआ था COP21 जलवायु सम्मेलन वाला COP21, और उसी के दौरान इसकी स्थापना किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, इसका सचिवालय जो है स्थायी सचिवालय गुरुग्राम में बनाया गया। गुरुग्राम में बनाया गया, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, स्थित है। भारत में मुख्यालय वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है ये, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका लक्ष्य रखा गया 2030 तक सौर ऊर्जा के क्षेत्र में $1 ट्रिलियन से अधिक का निवेश जुटाना इसका लक्ष्य है, ठीक है। इसमें टोटल 120 प्लस देश जो है हस्ताक्षरकर्ता हो गए हैं। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत HFC यानी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की कटौती किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के संरक्षण से जुड़ी दुनिया की सबसे सफल और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। इसमें ओजोन परत का क्षरण जो करने वाले हैं, जैसे कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इसके उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना इसका लक्ष्य है। शुरुआत कब हुआ, हस्ताक्षर इस पर हुआ 16 सितंबर 1987 को,
ये शुरुआत हुआ। हस्ताक्षर ये शहर कहाँ, मॉन्ट्रियल शहर, कनाडा का शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे अपनाया गया था। ये लागू कब हुआ, तो 1989 में लागू हुआ था। ठीक है, 1989 में 1 जनवरी को लागू हुआ था, और इसीलिए 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर आता है COP30 2025 में आयोजन हुआ। इसमें जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर पर जो है जोर दिया गया। अब COP30 2025 की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का जलवायु कूटनीति है। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ था, ये बेलेम में हुआ था। बेलेम, बेलेम कहाँ है भैया, ब्राज़ील में। ये ब्राज़ील के बेलेम में इसका आयोजन हुआ था 10 से 21 नवंबर 2025 के मध्य। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसके अलावा COP31 कब होगा, COP31 2026 में कहाँ पर होगा, तो तुर्की के अंतालिया शहर में होगा। ठीक है, कब होगा, वही 9 नवंबर से 20 नवंबर 2026 को होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, संकल्पित भारत, हरित भारत, समृद्ध भारत। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत आपदा प्रबंधन के लिए समन कोष और प्रतिक्रिया कोष को अलग अलग स्थापित करने की सिफारिश किस वित्त आयोग ने किया है, तो वह है 15वें वित्त आयोग। ठीक है, इसके द्वारा सिफारिश किया गया है कि समन कोष और प्रतिक्रिया कोष यानी मिटिगेशन फंड और इसके अलावा रिस्पांस फंड, ये दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। फिर है CBDRM, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अर्थात सामुदायिक आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन समुदाय को केंद्र में रखता है। इसका मूल सिद्धांत है कि समुदाय ही आपदा का पहला उत्तरदाता होता है। भारत की कौन सी उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली मछुआरों को समुद्र में आपदा संबंधी चेतावनियां प्रदान करने में सहायता देती है, तो वो है गगन GPS। गगन GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन विकसित किया गया। इसके लिए याद रखिएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा इसका प्रकार किस प्रकार का है, तो सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम जो है प्रकार का है, जो कि गगन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु 10 सूत्रीय एजेंडा का प्रस्तुत किया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 2016 में एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था नई दिल्ली में, तो उसमें प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उसमें जो है प्रस्तुत किया गया था। 10 सूत्रीय एजेंडा क्या है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास योजनाओं का अभिन्न अंग बनाना, ये इसका है। इसके अलावा जोखिम मानचित्रण और जोखिम आकलन में सुधार करना, महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका को बढ़ावा देना, आपदा प्रबंधन और वैश्विक स्थानीय लोग को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी और नवाचार का अधिकतम उपयोग करना, आपदा के बाद पुनर्निर्माण में बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत अपनाना। ये सिद्धांत किसका है, प्रमुख नारा तो सेंडाई फ्रेमवर्क का है। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष निवेश बढ़ाना, बीमा जोखिम हस्तांतरण तंत्र को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा इसमें आ जाता है आपका विद्यालय, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना को आपदा रोधी बनाना, आपदा प्रबंधन में युवा और समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। तो ये सभी जो है 10 सूत्रीय एजेंडा है जो 2016 में पेश किया गया था मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं भारत में आपदा प्रबंधन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अब इसमें प्रश्न है, प्रश्नवार है, मतलब प्रश्न दिया गया उसका उत्तर इस तरीके से बनाया गया है इसको। ठीक है, भारत में आपदा प्रबंधन 1990 के दशक तक किस मंत्रालय के अधीन था, ये बताना है। तो ये कृषि मंत्रालय के अधीन था, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके अधीन था, कृषि मंत्रालय के अधीन था। इसके अलावा हाई पावर्ड कमेटी यानी HPC का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो अगस्त 1999 में JC पंत की अध्यक्षता में हुआ था, यह ध्यान में रखिएगा। फिर आते हैं किस आपदा प्रबंधन में भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम लाने की प्रक्रिया तेज हुई थी, तो 2004 में हिंद महासागर सुनामी आया था, उसके तहत उसके बाद जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 जो है लाया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो बना ये किस धारा के अंतर्गत बना था, ये आपको आंसर बताना है, कौन सी धारा थी जिसके अंतर्गत बनाया गया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 किस सरकार के कार्यकाल में लागू हुआ, तो UPA 1 की सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 महामारी के दौरान कौन सा पुराना अधिनियम अपर्याप्त माना गया, तो वो था महामारी रोग अधिनियम 1897, इसको जो है अपर्याप्त माना गया, तो इसमें संशोधन भी किया गया होगा।
कोविड-19 लॉकडाउन का लागू करने में किस अधिनियम का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया था? तो इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का ही उपयोग किया गया था। आपदा प्रबंधन का नोडल मंत्रालय कौन होता है? ठीक है, आपदा प्रबंधन जो है उसका नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय इस समय। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गृह मंत्रालय होता है। एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष को किस स्तर का दर्जा इसमें प्राप्त होता है? तो कैबिनेट मंत्री के बराबर इसको दर्जा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कब जारी किया गया? तो 2009 में जारी किया गया, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन जो संशोधन विधेयक आया 2024, ये किसके तहत जो है इसमें धारा 60A जो जोड़ी गई है वो किससे संबंधित है? जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2024 संशोधन अधिनियम था उसके तहत आया। तो ये आपदा संबंधी सरकारी निर्देशों के अनुपालन से संबंधित धारा 60A जो जोड़ी गई है। ठीक है, धारा 60A के अनुसार सरकार द्वारा जारी आपदा संबंधी निर्देशों का पालन न करने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। ठीक है, अधिकतम कितना? 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। किस संशोधन के तहत 60A जोड़ा गया था? तो आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 के तहत जोड़ा गया। पहले राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की होती थी। ठीक है, 2024 संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय आपदा डेटाबेस का रखरखाव कौन करेगा? तो एनडीएमए करेगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करेगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 46 के तहत किस कोष का गठन किया गया? तो वो है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का गठन किया गया। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 47 के तहत किस कोष का गठन किया गया है? तो इसके तहत राष्ट्रीय आपदा शमन कोष का गठन किया गया, नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, ये दोनों याद रखिएगा। एनडीआरएफ का उपयोग जो है किस कार्य के लिए किया जाता है? एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो आपदा के बाद राहत एवं प्रतिक्रिया कार्य के लिए करा जाता है। एनडीएमएफ का उपयोग किस कार्य के लिए करा जाता है? तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण और शमन कार्यों के लिए करा जाता है। फिर इसका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि 15वें वित्त आयोग ने आपदा निधियों को उपयोग का कौन सा अनुपात जो है निर्धारित किया था? तो 80% रिस्पांस के लिए और 20% शमन के लिए, ये जो है निर्धारित किया गया है 15वें वित्त आयोग के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह सचिव करेगा। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? तो 19 जनवरी 2006 को इसकी स्थापना किया गया था। एनडीआरएफ का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया। फिर आते हैं एनडीआरएफ का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो गृह मंत्रालय होगा। एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो सेवा एवं निष्ठा है। ठीक है, एनडीआरएफ में कुल कितनी बटालियन है? तो 16 बटालियन है। सीएसएसआर का फुल फॉर्म तो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू इसका फुल फॉर्म है। सीबीआरएन का फुल फॉर्म क्या है? तो केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर इसका फुल फॉर्म है। भारत में सीबीआरएन आपदाओं से निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बल कौन सा है? तो एनडीआरएफ है। K9 यूनिट किससे संबंधित है? तो प्रशिक्षित खोजी कुत्तों की इकाई से संबंधित है। ठीक है, फिर आ जाते हैं विक्टिम लोकेटिंग। 30 नंबर क्वेश्चन है विक्टिम लोकेटिंग डिवाइस वीएलडी का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो मलबे में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए करा जाता है। आरआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आरआरसी का फुल फॉर्म है रीजनल रिस्पांस सेंटर। ठीक है, विदेशों में आपदा आने पर सहायता प्रदान करने वाला भारतीय आपदा बचाओ बल कौन सा है? तो वो एनडीआरएफ ही है। एसडीएमपी का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इसका फुल फॉर्म है। एसडीएमपी कौन तैयार करता है? तो एसडीएमपी जो है एसडीएमए तैयार करता है, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तैयार करती है। सामान्य राज्यों में एसडीआरएफ में केंद्र और राज्य का अंशदान का अनुपात तो 75:25 का है। और अगर इसी में केंद्र और राज्य का अनुपात अगर देखें विशेष और पूर्वोत्तर राज्यों में तो एसडीआरएफ में तो 90:10 का है। कितना है? 90:10 का होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या मुख्यतः किन क्षेत्रों से संबंधित है? तो पूर्वांचल और तराई क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में भूकंप जोखिम वाले जो मुख्यतः किस सीमा से जुड़े हैं? तो नेपाल सीमा से सटे जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सूखे की समस्या मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कौन से जिले भूकंप के उच्च जोखिम यानी जोन 4 क्षेत्र में आते हैं? तो महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच। आप जो नेपाल सीमा से सटे जिले हैं वो जोन 4 के अंतर्गत आते हैं, तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। किस आपदा के लिए उत्तर प्रदेश में दामिनी ऐप का उपयोग किया जाता है? तो ये आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी के लिए दामिनी ऐप का इस्तेमाल करते हैं। सचेत ऐप का उद्देश्य क्या है? तो किसानों एवं नागरिकों को मौसम और आपदा संबंधी पूर्व चेतावनी देना। ये दामिनी सचेत ऐप का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं। ये दोनों ऐप याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था एक लेटेस्ट, तो उसमें 2 ऐप के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ में अंतर क्या है दोनों में? तो जो कि अगर एनडीआरएफ की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये नेशनल स्तर, राष्ट्रीय स्तर का होता है, राज्य स्तर का होता है। इसका नियंत्रण केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय के अधीन होता है। इसका नियंत्रण जो है राज्य सरकार और गृह विभाग के अंतर्गत होता है। पूरे देश में लागू होता है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ संबंधित राज्य के भीतर। ये केंद्रीय विशेषज्ञ आपदा प्रतिक्रिया बल है, ये राज्य स्तरीय आपदा प्रतिक्रिया बल है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स इसके अंतर्गत आते हैं स्रोत। और इसमें राज्य पुलिस, पीएसी एवं अन्य राज्य बल आता है स्टेट में। बड़े एवं गंभीर आपदाओं में विशेषज्ञ बचाव कार्य करता है, राज्य स्तर पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्य करता है। इसमें नेतृत्व आईपीएस अधिकारी रैंक करते हैं, इसमें राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी कुछ अंतर चीज़ें हैं। अब एक एक जो आते हैं आपदा उनसे संबंधित देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, जैसे कि भूकंप से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर स्थित संबंधी बिंदु क्या कहलाता है? भूकंप से रिलेटेड है। ठीक है। तो उसको कहा जाता है एपिसेंटर यानी कि अधिक केंद्र। भूकंप का उद्गम केंद्र क्या कहलाता है? तो फोकस या हाइपोसेंटर कहलाता है। सबसे अधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? तो एल तरंगे होती हैं। सरफेस वेव होता है जो एल तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं। पी वेव का माध्यम क्या है? तो ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है। एस वेव किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? तो द्रव माध्यम से एस वेव नहीं गुजरती है। ठीक है। आइसोसेस्मल लाइंस क्या है? तो इस समान भूकंपीय तीव्रता वाले क्षेत्र को कहा जाता है। रिक्टर स्केल का प्रत्येक अंक बढ़ने पर ऊर्जा कितनी बढ़ती है? तो लगभग 32 गुना बढ़ जाती है। भूकंप की तीव्रता किस स्केल से मापी जाती है? तो मॉडिफाइड मर्सेली स्केल से मापा जाता है। भूकंप का जो परिमाण है वो किससे मापा जाता है? तो रिचर स्केल से मापा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सुनामी से रिलेटेड। सुनामी शब्द किस भाषा से आया है? सुनामी शब्द जो है ये जापानी भाषा से आया है। सुनामी का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो समुद्र तलीय भूकंप आता है। ठीक है। सामान्य कारण बनता है। सोलिंग इफेक्ट क्या है? तो तट के पास सुनामी लहरों की ऊंचाई बढ़ना को सोलिंग इफेक्ट कहते हैं। भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र किस संस्था द्वारा संचालित है? तो इनकोइस संस्था द्वारा संचालित है। ठीक है। कौन सी संस्था है? इनकोइस। भारत में सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र इनकोइस मतलब कि द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इसका पूरा नाम है, जो कि ये 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। चलिए इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली कब शुरू हुई? तो 2007 में शुरू हुआ था। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 नवंबर को हर वर्ष मनाते हैं। ठीक। अब भूस्खलन से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। लैंडस्लाइड से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का मानचित्रण कौन करेगा? तो जीएसआई करता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है। इसका पूरा नाम है। स्लोप स्टेबिलिटी का क्या महत्व? तो ढाल की स्थिरता निर्धारित करना। ठीक है। भारी वर्षा भूस्खलन क्यों बढ़ाती है? तो मिट्टी के जल भराव से घर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। इनफिल्ट्रेशन भूस्खलन को कैसे प्रभावित करती है? तो मिट्टी को अस्थिर बनाकर भूस्खलन की संभावना बढ़ाती है। लैंडस्लाइड सस्पेक्टेबिलिटी मैप कौन बनाता है? तो जीएसआई ही बनाया गया। और लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया कौन प्रकाशित करता है? तो जीएसआई प्रकाशित करता है। ठीक है। अब चक्रवात से रिलेटेड देख लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स का संबंध किससे होता है? तो चक्रवात से होता है। चक्रवात बनने और समुद्री सतह का न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चक्रवात का प्रमुख ऊर्जा स्रोत क्या है? तो गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है। चक्रवात के केंद्र का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आई कहलाता था, आई सेंटर। भारत के सबसे अधिक लाइटनिंग प्रोन कौन से राज्य हैं? तो उसमें उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, सभी होते हैं। चलिए जीरो कैजुअलिटी अप्रोच किस राज्य से जुड़ी है? तो उड़ीसा से जुड़ी है। जब फानी चक्रवात आया था उसमें जीरो कैजुअलिटी अप्रोच अपनाई गई थी।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण कौन समन्वय करता है? तो WMO करता है, ठीक है। स्कैप पैनल होता है वो करता है WMO, याद रखिएगा। सूखा से संबंधित देख लेते हैं प्रश्न। भारत में सूखे का प्रमुख वैश्विक कारण क्या है? तो अल नीनो इफेक्ट जो होता है वो भारत में सूखे का प्रमुख वैश्विक कारण होता है, जो इस समय वर्तमान में 2026 में इसका इफेक्ट है। एल नीनो का संबंध किस महासागर से है? तो प्रशांत महासागर से है। ला नीना का प्रभाव सामान्यतः किस पर पड़ता है? तो वर्षा में वृद्धि करता है, ठीक है। तो एल नीनो का उल्टा ला नीना होता है। भुवन पोर्टल क्या है? भुवन पोर्टल जो है ये आपदा प्रभावित क्षेत्रों की मैपिंग और नुकसान आकलन के लिए उपयोग किए जाने वाला पोर्टल है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या कार्य करती है? तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी आपदा के समय रक्त बैंक, राहत सामग्री और मानवीय सहायता उपलब्ध कराती है। आई फ्लोज क्या है? आई फ्लोज क्या है? तो मुंबई के लिए विकसित AI आधारित शहरी बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली है, ठीक है। एज कंप्यूटिंग क्या है? तो डेटा को स्थानीय स्तर पर प्रोसेस करके त्वरित निर्णय लेने में मदद करती है, एज कंप्यूटिंग कहलाती है। ऑनबोर्ड AI का है, यानी कि सैटेलाइट और ड्रोन में लगी AI केवल महत्वपूर्ण जानकारी भेजकर समय बचाती है। ब्लॉकचेन क्या है? तो ब्लॉकचेन की बात करें तो राहत सामग्री और धन वितरण में पारदर्शिता और ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है ब्लॉकचेन। WFP का ब्लॉकचेन उपयोग क्या है? तो WFP की अगर हम बात करेंगे तो WFP का ब्लॉकचेन उपयोग क्या है? तो शरणार्थियों तक सहायता पहुंचाने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का सफल उपयोग होता है WFP, ठीक है। WFP IoT और वेरिएबल टेक क्या है? तो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेस्क्यू कर्मियों की लोकेशन, स्वास्थ्य और सुरक्षा की निगरानी करता है। स्मार्ट सेंसर का उपयोग क्या है? तो जंगल की आग जैसी घटनाओं को शुरुआती चेतावनी देते हैं। रेस्क्यू रोबोट क्या है? तो मलबे में फंसे लोगों की खोज और बचाव कार्य के लिए सहायता करते हैं। एक्सोस्केलेटन क्या है? तो बचाव कर्मियों को भारी वजन उठाने में मदद करने वाला रोबोटिक सूट है, ठीक है। AI आधारित 7 दिवसीय पूर्वानुमान क्या है? तो IMD और CWC द्वारा बाढ़ एवं मौसम की 7 दिन पहले भविष्यवाणी की प्रणाली होती है। गूगल फ्लड हब क्या है? तो AI आधारित वैश्विक बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म है, ठीक है। WEF टेक्नोलॉजी मॉनिटर 2025 क्या दर्शाता है, क्या बताता है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो 85% से अधिक देशों ने आपदा प्रबंधन में डिजिटल तकनीक अपनाई है। ऑपरेशन दोस्त 2023 क्या है? तो तुर्की भूकंप में भारत का अंतर्राष्ट्रीय राहत और बचाव अभियान जो था उसको ऑपरेशन दोस्त नाम दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन क्या होती है? तो आपदा के दौरान निर्बाध संचार हेतु उन्नत संचार प्रणालियाँ होती है। 5G 6G नेटवर्किंग स्लाइसिंग क्या है? 5G 6G नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है? तो आपदा के समय आपातकालीन सेवाओं के लिए अलग नेटवर्क आरक्षित करा जाता है। हैजार्ड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट HRVA कब अपनाया गया? तो 1991 में अपनाया गया। भारत में भूस्खलन नोडल एजेंसी आपदा प्रबंधन के लिए कब अधिकृत हुई? तो 2017 में अधिकृत हुई थी, ठीक है। NDMA की पहली स्टेटस रिपोर्ट कब जारी हुई? तो 2011 में जारी हुआ। आपदा प्रबंधन विषय को संवैधानिक विषय कब माना गया? तो 2024 में माना गया। COP 28 में लॉस एंड डैमेज फंड फॉर ऑल कब अपडेट किया गया है? तो 2023 में अपडेट किया गया। 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है कब रही? तो 2021 से 2026 तक इसकी अवधि रही, ठीक है। आपदा मित्र योजना का पायलट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? तो 2016 में शुरुआत हुआ। आयरिस डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम का अनावरण कब हुआ? तो 2021 में इसका अनावरण हुआ, ठीक है। GSI द्वारा LEWS लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम कब सफल हुआ? तो 2020 में सफल हुआ था, ठीक है। तो आज का ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। आगे हम इसको देखेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो लास्ट शुरुआत इतने अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।